नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने बिहार के समान परिचय के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। अगले क्लास में हम लोग बिहार के भूगोल के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार के भूगोल में सबसे पहले हम लोग बिहार के भौतिक विभाजन की बात करेंगे। बिहार के भौतिक विभाजन की जहाँ तक बात है तो बिहार को 3 भागों में बांटा गया है: पर्वतीय भाग, मैदानी भाग तथा पठारी भाग। इसे अगर मैप पर मानचित्र पर देखने की कोशिश करें तो बिहार का जो उत्तरी भाग है, जो पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है, वहाँ पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है। उसके बाद अन्य जो भाग है वो बिहार का मैदानी भाग है। उसके बाद जो झारखंड से सटे हुए कुछ ज़िले हैं बिहार के, वो बिहार के पठारी भाग कहलाते हैं। फिर से अगर इसे समझने की कोशिश करें तो बिहार का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसे सबसे उत्तरी भाग कहेंगे, पश्चिम चंपारण का जो क्षेत्र है वो बिहार का पर्वतीय भाग है। उसके बाद बीच का जो क्षेत्र है वो बिहार का मैदानी भाग कहलाता है, और नीचे के कुछ ज़िले जिसकी सीमा झारखंड से लगती है वे पठारी क्षेत्र कहलाते हैं। जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र उसे मुख्य रूप से सोमेश्वर की श्रेणी के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ गौर करने की बात है कि यहाँ अन्य 2 श्रेणियाँ और हैं, जिसमें से पहला तो सोमेश्वर की श्रेणी है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसके बाद दून घाटी और फिर रामनगर दून। ये 3 क्षेत्र पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं। इस लिस्ट में अगर देखें तो पर्वतीय क्षेत्र में सोमेश्वर की श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो है, जिसे सोमेश्वर श्रेणी भी कहा जाता है, वो दरअसल हिमालय के शिवालिक का ही क्षेत्र है। अगर बिहार में इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो ये 932 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी जो है वो भारत और नेपाल की सीमा का भी निर्माण करते हैं। उसके साथ इसका निर्माण तृतीय काल में हुआ है, यानी इसे इंग्लिश में टर्शरी पीरियड भी कहते हैं। टर्शरी काल में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है उसे सोमेश्वर की पहाड़ी भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। इस प्रकार हमने सोमेश्वर श्रेणी को देखा। अब दून घाटी की बात करें तो दून घाटी जो है यह सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है, और इसका क्षेत्रफल 214 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद रामनगर दून की बात करें तो रामनगर दून जो है यह 32 किलोमीटर में फैला हुआ है, तथा इसकी चौड़ाई जो है 6 से 8 किलोमीटर के बीच है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी संतपुर है, जिसकी लंबाई 242 मीटर है। इसके बाद बिहार का मैदानी क्षेत्र आता है। मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग कवर करता है। मैदानी भाग को 2 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है: उत्तर का मैदान तथा दक्षिण का मैदान, यानी उत्तर गंगा का मैदान तथा दक्षिण गंगा का मैदान। जैसा कि हमने ऊपरी मानचित्र में भी देखा था कि गंगा नदी जो है वो बिहार को ठीक बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। तो आइए सबसे पहले उत्तरी गंगा के मैदान को देखते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में मुख्य रूप से कुछ दोआब पाए जाते हैं। दोआब उन क्षेत्रों को कहते हैं जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। इस मानचित्र को अगर गौर से देखेंगे तो ये पहली नदी घगर है, दूसरी नदी गंडक है, यानी इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे घाघर गंडक दोआब कहते हैं। उसके बाद ये गंडक नदी तथा कोसी नदी के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है इसे गंडक कोसी दोआब भी कहते हैं। इसके अलावा कोसी नदी तथा महानंदा नदी के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है इसे कोसी महानंदा दोआब कहते हैं। इसके बाद हम लोग दक्षिण गंगा के मैदान को अगर देखते हैं तो दक्षिण गंगा मैदान भी है वो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत है। इसे भी कुछ दोआबों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है गंगा सोन दोआब। यहाँ ये गंगा नदी है, उसके साथ ये सोन नदी है जो मध्य प्रदेश से बहती हुई आती है। तो इस क्षेत्र में जो क्षेत्र पाया जाता है इसे गंगा सोन दोआब का क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा सोन नदी से लेकर यहाँ इस क्षेत्र तक जो क्षेत्र पाया जाता है इसे मगध का मैदान भी कहते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र भागलपुर तथा बांका वाला है उसे अंग का मैदान भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग मैदानी भाग भी देख चुके हैं। अब हम लोग पठार के बारे में देखेंगे। तो बिहार का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जो कि झारखंड से सटे हुए कुछ ज़िले हैं, वो बिहार के पठारी क्षेत्र का निर्माण करते हैं।
अगर बिहार के पठारी क्षेत्र की बात करें तो ये भी दो भागों में बांटकर देखे जा सकते हैं। पहला है धारवाड़ की चट्टानें और दूसरा है विंध्यांश की चट्टानें। जहाँ तक धारवाड़ की चट्टानों की बात है तो ये बिहार के सबसे प्राचीनतम चट्टानों में पाए जाते हैं और इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र विस्तार जो है, यहाँ पे कैमूर और रोहतास को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो बाकी जो भी ज़िले बचते हैं जिनकी सीमा झारखंड से लगती है वो सभी धारवाड़ की चट्टानों क्रम में पाए जाते हैं। जहाँ तक विंध्यांश की चट्टानों की बात करें तो ये बिहार के कैमूर तथा रोहतास ज़िले में पाए जाते हैं। कैमूर और रोहतास का क्षेत्र अगर इस मानचित्र पर देखा जाए तो यह क्षेत्र जो है यहीं पे मौजूद है, इस जगह पे। तो इस प्रकार हमने बिहार के भौतिक विभाजन को भी देख लिया है। अब हम लोग बिहार के भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं। भूगर्भिक संरचना का अर्थ है कि बिहार में जो भी उच्च बच्च पाए जाते हैं उन सभी का निर्माण का काल क्या रहा है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे देखते हैं। बिहार में मुख्य रूप से 4 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं या 4 क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। सबसे पहला या सबसे पुराना धारवाड़ क्रम है, फिर विंध्यांश क्रम है, फिर टर्शरी है, फिर क्वाटरनरी है। सबसे प्राचीन धारवाड़ है। धारवाड़ की बात करें तो ये यहाँ रोहतास और कैमूर को छोड़कर जो बाकी अन्य ज़िले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, ये सभी ज़िले, ये सभी क्षेत्र जो है धारवाड़ की चट्टानों से बने हैं। यहीं पर धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। ये जो है सबसे प्राचीनतम, ये इस क्षेत्र के जो चट्टान हैं वो सबसे प्राचीन काल के बने हुए हैं। इसके बाद विंध्यांश की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यांश की चट्टानें कैमूर और रोहतास में पाई जाती हैं। उसके बाद टर्शरी चट्टानें पाई जाती हैं। टर्शरी चट्टानें तृतीय कल्प में बनी हैं और ये चट्टानें बिहार के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे हिमालय का या शिवालिक का क्षेत्र पाया जाता है। दरअसल ये सोमेश्वर की जो श्रेणी है जो पश्चिम चंपारण में है, वहीं पर टर्शरी की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा बिहार का जो मैदानी भाग है इसे क्वाटरनरी मैदानी भाग भी कहा जाता है, यानी ये चतुर्थ काल में बने हैं। दरअसल इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से बहने वाली जो नदियाँ हैं, जब ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी को बहा कर लाती हैं और इन्हीं क्षेत्रों में जब उसे छोड़ती हैं तो यहीं पर जो है उन्हीं मिट्टियों से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे ही हम लोग क्वाटरनरी मैदानी भाग कहते हैं। तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मिलान करने के लिए दिया गया है। तो ये याद रखेंगे कि सबसे प्राचीनतम जो चट्टान हैं वो धारवाड़ क्रम के हैं, उसके बाद विंध्यांश क्रम आता है, फिर टर्शरी और सबसे नवीनतम क्वाटरनरी है। यहाँ पर क्षेत्र का भी आप नाम देख सकते हैं और हमने मानचित्र पर ऊपर भी देख लिया है। आगे चलते हैं। बिहार की जलवायु की जहाँ तक बात की जाए तो बिहार की जलवायु जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु कहलाती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिसमें से पहला कारक अक्षांशीय विस्तार है, फिर हिमालय की उपस्थिति है, बंगाल की खाड़ी से बिहार की दूरी तथा यहाँ पर पाए जाने वाले उच्चावच, साथ ही साथ मॉनसून, ये सभी जो है बिहार के जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगर बिहार के जलवायु के वर्गीकरण की बात करें तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने बिहार के जलवायु को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला वर्गीकरण कोपेन का है। कोपेन ने बिहार के जलवायु को, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बिहार के जलवायु को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला उत्तरी बिहार, फिर दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार के जलवायु को CWG के नाम से तथा दक्षिणी बिहार की जलवायु को AW के नाम से देखा जा सकता है। इसके बाद त्रिवार्था आते हैं। त्रिवार्था के वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को CAW तथा दक्षिणी बिहार को AW के नाम से देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा विभाजन थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार है। थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र जो है वहाँ पे जो नामकरण है वो CBW है, साथ ही साथ शेष बिहार जो है उसका नामकरण CAW के अनुसार किया गया है। तो इस प्रकार हमने बिहार के जलवायु का वर्गीकरण को भी समझ लिया। यहाँ से भी बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग बिहार में ऋतुओं की बात करेंगे। तो बिहार में मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं। पहला है ग्रीष्म, फिर वर्षा और फिर शीत। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये मार्च से जून महीने तक होता है। इसमें खासियत है कि यहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं जिसे लू भी कहते हैं। और बिहार के सबसे गर्म ज़िले की बात की जाए तो गया बिहार का सबसे गर्म ज़िला होता है। इसके बाद
शीतकाल की बात करें, अगर शीत ऋतु की बात करें तो यह अक्टूबर से फरवरी के महीने तक चलती है और इसमें भी सर्वाधिक ठंडा जिला अगर देखें तो ये गया है। उसके बाद वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा जून से अक्टूबर के महीने में होती है। ये काल मानसूनी बारिश का भी है। इसके साथ साथ बिहार में अगर एवरेज रेनफॉल औसत बरसात की बात करें तो 112 सेंटीमीटर बारिश होती है। सर्वाधिक वर्षा जो है बिहार के किशनगंज जिले में होती है तथा सबसे कम वर्षा की बात करें तो बिहार में जहानाबाद जिले में होती है। इसके बाद हम लोग कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं। तो कृषि जलवायु क्षेत्र में बिहार में कृषि की दशाओं तथा फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है जोन फर्स्ट, दूसरा है जोन सेकंड और तीसरा है जोन 3। जोन 3 जो है इसे फिर अन्य 2 भागों में जोन 3A तथा 3B के अनुसार बांटकर देखा जा सकता है। अगर इसे मानचित्र पर देखने की कोशिश करें तो जोन 1 जो है इसमें कुल 13 जिले आते हैं जो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसके बाद जोन 2 जो है इसमें 8 जिले आते हैं और ये जिले बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हैं। इसके बाद दक्षिणी बिहार के यानी गंगा नदी के नीचे के जितने भी जिले हैं वो पूरे जोन 3 में आते हैं। लेकिन फिर इसका अगर उप वर्गीकरण की बात करें तो जोन 3A में 6 जिले आते हैं जो बिहार के दक्षिण पूर्व जिले हैं। इसके अलावा जोन 3A में अगर बात की जाए तो कुल 11 जिले हैं तथा ये बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर जिलों की संख्या के अनुसार बात की जाए तो जोन फर्स्ट जो है जिसमें 13 जिले हैं वह सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा जोन 2 जो है जिसमें 8 जिले पाए जाते हैं यह वही क्षेत्र है जिसमें जल की अधिकता होती है। जैसा हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में गंगा नदी यहाँ बहती है, साथ में यहाँ कोसी है, महानंदा है, इसके अलावा यहाँ मेची है, इसके साथ अन्य सहायक नदियाँ भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन क्षेत्रों में मानसून के कारण अत्यधिक बरसात भी होती है जिसके कारण इस क्षेत्र में पानी की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण से इन क्षेत्रों में जोन 2 में वैसे फसल पाए जाते हैं जिनमें पानी की अधिकता की ज़रूरत होती है, जैसे धान, जूट इत्यादि। तो इस प्रकार हमने आज के कक्षा में बिहार के जलवायु के साथ साथ भौतिक विभाजन, कृषि जलवायु क्षेत्र, यहाँ की ऋतुएं, इन सभी विशेषताओं को देखा। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम लोग बिहार के अपवाह तंत्र को देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पाए जाने वाले नहर, जलप्रपात, कुंड और वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।